ओके स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं इंडक्टर्स में। इंडक्टर्स का कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स, जैसे हम लोग पढ़ते थे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स, वैसे हम एक नया टॉपिक डाल देते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स और कॉम्बिनेशन ऑफ कॉइल्स, कॉम्बिनेशन ऑफ सोलेनॉइड्स। जो कुछ भी आपको बोलना हो बोलिए। ये टॉपिक है हमारा कि कॉम्बिनेशन को हम लोग कैसे ग्रुप करते हैं, कॉम्बिनेशन कैसे करते हैं, इंडक्टर्स या सोलेनॉइड को या कॉइल को हम कैसे ग्रुप करते हैं। जैसे रेसिस्टर को आपने ग्रुप किया था सीरीज में भी, पैरेलल में भी और मिक्स कॉम्बिनेशन में, तीनों कॉम्बिनेशन में आपने किया था। यहां पर देखिए इंडक्टर्स को भी हम लोग सीरीज, पैरेलल एंड मिक्स में कंबाइन करेंगे। ठीक है, तो पहले आप सीरीज में जान लीजिए, पैरेलल में जान लीजिए, फिर मिक्स कॉम्बिनेशन आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इंडक्टर्स और कॉइल्स इन सीरीज एंड पैरेलल। पहले हमें पढ़ना है, पहला टॉपिक क्या है, इंडक्टर्स इन सीरीज और सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स। ठीक है, मैंने यहां पे दो इंडक्टर रखा है, जिसका पहले इंडक्टर का इंडक्टेंस L1, दूसरे का इंडक्टेंस L2। ठीक है, हमने ये मान रखा है। ठीक है, और हमने इसको एक पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस, अगर इसके अक्रॉस हम कैपेसिटर लगा दें, इसके अक्रॉस में बैटरी लगा दूं या एसी करंट लगा दूं, जो कुछ भी लगा दूंगा वो कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस देगा, कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस काम करके इन दोनों के अंदर में पोटेंशियल क्या होगा, डिवाइड हो जाएगी। क्या होगी, डिवाइड हो जाएगी। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। तो यहां जो पोटेंशियल डिवाइड होगी वो इन दोनों में जाएगा, है ना। क्या जाएगा, इन दोनों में पोटेंशियल क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। अगर मैं उन पोटेंशियल को इंड्यूस्ड बता दूं या E1 बता दूं, इनके अक्रॉस जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है E1 और इसके अक्रॉस जो है E2 है, तो हम क्या लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तो इन दोनों के अक्रॉस जो नेट ईएमएफ आ रहा है दैट इज इक्वल टू E। इन दोनों के अक्रॉस जो ईएमएफ आ रहा है दैट इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू E1 प्लस E2। इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये जो हमने कॉम्बिनेशन लिखा, ये दो ही इंडक्टर्स हमने रखा। ठीक है, ये जो हमने कॉम्बिनेशन रखा, इस कॉम्बिनेशन में आपको दो ही इंडक्टर दिख रहा है और वो भी सीरीज में दिख रहा है। सीरीज को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, जो रेसिस्टर हो या कैपेसिटर हो या स्प्रिंग हो, उसका एक डिफिनीशन होता है सीरीज में, एंड टू एंड कनेक्शन। यहां पर सीरीज का डिफिनीशन होता है एंड टू एंड कनेक्शन। ठीक है, एंड टू एंड कनेक्शन के वजह से जो भी होता है वो हम समझते हैं। पहला डिफिनीशन यहां पर ये देखिए कि चाहे आप रेसिस्टर को कनेक्शन लगाओ सीरीज में, चाहे आप इंडक्टर को सीरीज में कॉम्बिनेशन लगाओ, चाहे आप कैपेसिटर को सीरीज में कॉम्बिनेशन लगाओ, चाहे आप स्प्रिंग को सीरीज में कॉम्बिनेशन लगाओ, सब में एक ही डिफिनेशन आता है, एंड टू एंड कनेक्शन। उसी को हम सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। देखिए पहला इंडक्टर का जो लास्ट एंड है, इसका पहले एंड से हम जोड़ देते हैं, इस तरह से एंड टू एंड कनेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। ठीक है, तो नेट ईएमएफ जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, E1 प्लस E2। तो इस सर्किट को सिंप्लीफाई करने के लिए अगर मैं सीरीज में एक इंडक्टर मैं बता दूं कि वो इंडक्टर कितनी होगी, जिसकी LS नेट जो इंडक्टेंस वैल्यू LS होगी वो कितनी होगी, वो हमने LS ले लिया। इसकी वैल्यू L1 और L2 के टर्म में कितनी होगी वो हमें कैलकुलेट करनी है। तो इस सर्किट को हमने कर दिया सिंप्लीफाई। ठीक है, तो जब हमने सिंप्लीफाई कर दिया तो यहां देखिए इसके अंदर में करंट का डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, मान लेते हैं इसके अंदर I1 जा रहा है और इसके अंदर कितना जा रहा है, I2 जा रही है। ठीक है, तो इसके अक्रॉस जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आ रहा है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे LS di/dt। हमने इस तरह से लिखा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दिस इज इक्वल टू, अगर आप निगेटिव भी लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, निगेटिव मतलब पॉजिटिव लो भी। ठीक है, तो यहाँ पे E1 की बात करते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे L1 di1/dt और यहाँ लिखेंगे L2 di2/dt। इस तरह से हम लोग लिखेंगे। ठीक है, चलिए हम इस तरह से लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में है, देख रहे हैं, तो जो करंट यहां से हमने पास कराया I1, वही करंट इसमें भी जा रहा है। सेम करंट इज फ्लोइंग थ्रू ईच वन ऑफ देम। सब करंट, सब में एक ही करंट जा रहा है, सीरीज में लगा हुआ है। एंड टू एंड कनेक्शन की वजह से सब में करंट क्या है, सेम है। I1 इज इक्वल टू I2, I1 इज इक्वल टू I2, मतलब I1 इज इक्वल टू I2 दैट इज इक्वल टू I। तो यहाँ पे क्या कर देते हैं, देख लीजिए,
क्या कर दिया हमने, डी आई बाई डी टी, डी आई बाई डी टी, डी आई बाई डी टी, सब एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल करके हमारे पास जो इक्वेशन आ रहा है वो क्या आ रहा है, एल एस इज इक्वल टू L1 प्लस L2। समझिए इस चीज को, जो नेट इंडक्टेंस या नेट इंडक्टेंस इन दोनों इंडक्टर्स का आया वो कितना आया, LS इज इक्वल टू L1 प्लस L2। ये देखिए इन दोनों का इंडक्टेंस का सम आ गया, सीरीज कॉम्बिनेशन में सम आ गया। मतलब अगर हमें इंडक्टेंस को बढ़ाना है, बहुत सारे कॉइल्स हैं, बहुत सारे इंडक्टर्स हैं या बहुत सारे सोलेनॉइड हैं, अगर हमें उनकी इंडक्टेंस को बढ़ानी है, अगर हमें उनकी इंडक्टेंस को बढ़ानी है तो क्या होगा, अगर हमें उनकी इंडक्टेंस को बढ़ानी होगी तो क्या होगा, हमें उनके इंडक्टेंस को ऐड करना होगा भाई, और ऐड हो जाता है तो सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड हो जाती है। ठीक है, तो एक तरह से ये समझिए ये इंडक्टर हमने लगाया है, ये जो इंडक्टर का मेन काम क्या है, जो चेंज हो रहा है उसको अपोज कर रहा है, बेसिक चीजों को समझिए। ठीक है, तो ये तो हमने मैथमेटिकली बता दिया L1 प्लस L2 इसकी इंडक्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में होगी। ठीक है, अगर हमने बहुत सारे इंडक्टर्स को लगा दिया यहाँ पर, तो अब बताइए पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह से हमने बहुत सारे इंडक्टर लगा के रख दिया, तो कहानी क्या होगी, पहले का इंडक्टेंस L1 L2 L3 इस तरह से हमने Ln ले रखा है, तो इसकी नेट इंडक्टेंस कितनी हो गई, नेट इंडक्टेंस जो कि सीरीज में है तो LS इज इक्वल टू क्या करेंगे, L1 प्लस L2 डॉट 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 प्लस Ln हम लिख देंगे। तो यहाँ आप गौर से देख रहे हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में इनकी इंडक्टेंस क्या हो रही है, बढ़ रही है। जितने सारे इंडक्टर्स हैं अगर हमने उनको सीरीज में कंबाइन किया है तो उसकी नेट इंडक्टेंस बढ़ रही है। ठीक है, अगर इनकी नेट इंडक्टेंस बढ़ रही है तो हमें याद आता है, फिर हमें क्या याद आता है कि यही चीज हम रेसिस्टर में ऑब्जर्व करते थे, यही चीज हम लोग रेसिस्टर में ऑब्जर्व करते थे कि बहुत सारे रेसिस्टर को अगर हमने सीरीज में कंबाइन कर दिया तो उनकी नेट रेसिस्टेंस क्या होती है, बढ़ जाती है। यही चीज आपको याद होगा कि जितने सारे रेसिस्टर हैं सबकी नेट रेसिस्टेंस क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। करंट सेम, इसमें करंट क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट क्या होता है, सेम होती है, और रेसिस्टेंस क्या होती है, रेसिस्टेंस या इंडक्टेंस, है ना, चाहे आप रेसिस्टेंस ले लो या नहीं तो इंडक्टेंस ले लो, ये क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। ठीक है, ये क्या करती है, इंक्रीज करती है, और इनके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कैसे वेरी करते हैं, तो इंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस वेरी करता है वो कैसे वेरी करता है, उनके इंडक्टेंस के रेशियो वेरी करता है, L1 रेशियो, L2 रेशियो, Ln, इस तरह से पोटेंशियल डिफरेंस उनके अंदर में वेरी करते रहता है, इस रेशियो से पोटेंशियल डिफरेंस उनके अक्रॉस वेरी करते रहता है। ठीक है, तो रेसिस्टर के अक्रॉस कैसे वेरी करता है, तो रेसिस्टर के अक्रॉस में मैंने बताया था कि R1 रेशियो R2 रेशियो R3, क्योंकि सीरीज में क्या हो रहा है भाई, करंट कांस्टेंट है, करंट क्या है, सेम है। तो याद करने के लिए आपको दो चीजें आपको आसानी से समझ में आ जाएगी, चाहे रेसिस्टर ले लो चाहे इंडक्टर ले लो, सीरीज कॉम्बिनेशन में उनका इंडक्टेंस या रेसिस्टेंस को हम सिंपली ऐड कर देते हैं। इस बात को हमेशा याद रखोगे। ठीक है, याद रखने से ये होगा कि आपको इंडक्टेंस अगर मान लो फिर से पढ़ने की जरूरत भी नहीं रहेगी, रेसिस्टेंस आपने पढ़ लिया मतलब आप इंडक्टेंस की भी वैल्यू इस तरह से पढ़ लिया। तो इसके पीछे लॉजिक में बताता हूं क्यों ऐसा होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जितने सारे हमने रेसिस्टर दिए हैं, रेसिस्टर का भी वही काम है, इंडक्टर का भी वही काम है। एक्चुअली रेसिस्टर भी क्या करता है, उस करंट को अपोज करता है और इंडक्टर भी उसी करंट को अपोज कर रहा है। इस तरह से तो आपको याद हो जाएगा कि दोनों की प्रॉपर्टी सेम है। ठीक है, दोनों की प्रॉपर्टी सेम है तो सीरीज कॉम्बिनेशन दोनों का सेम होगा, L एंड R, L एंड R याद रखिएगा। इंडक्टर और रेसिस्टर का सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन सब सेम होता है, वो दोनों सिमिलर होते हैं। लेकिन एक और कॉम्बिनेशन है जो कैपेसिटर और स्प्रिंग के बारे में आपने सुना होगा। तो कैपेसिटर जो सीरीज में है और स्प्रिंग जो सीरीज में है, उन दोनों का कॉम्बिनेशन सिमिलर टाइप का होता है, सिमिलर टाइप का होता है, याद रखिएगा। उनका सीरीज कॉम्बिनेशन सिंपल, इनका सीरीज कॉम्बिनेशन सिंपल। समझ में आ रही है बात? तो L एंड R की कॉम्बिनेशन एक टाइप की और कैपेसिटर और स्प्रिंग की कॉम्बिनेशन एक टाइप की, आपको याद रहेगा हमेशा के लिए और बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कंफ्यूजन में भी नहीं रहने की जरूरत है ना। तो इसीलिए मैंने आपको इंडक्टर के बारे में बता दिया, इंडक्टर्स इन सीरीज। ठीक है, इंडक्टर इन सीरीज में करंट जो है सेम आ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे वैरी कर रहा है, इंडक्टर के रेशियो वैरी कर रहा है। तो अगर हमें इंडक्टर्स की वैल्यू पता करना हो तो कर सकते हैं।
मान लो कि दो इंडक्टर रखा हुआ है, इसकी 5 हेनरी क्या है, इंडक्टेंस है, इसकी 10 हेनरी इंडक्टेंस है, तो नेट इंडक्टेंस इन दोनों की कितनी होगी? 10 और 5 कितना होता है? 15, सिंपल है। अगर यहाँ चलो 3 इंडक्टर हमने रख दिया, सीरीज में 3 इंडक्टर रख दिया, पहले का 1 हेनरी, दूसरे का 3 हेनरी और तीसरे का 5 हेनरी, तो कितना हुआ? 5 3 8 1 9, 9 हेनरी इन तीनों का इंडक्टेंस हो जाएगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में इंडक्टेंस क्या हो रही है? बढ़ रही है, याद रखिएगा इस बात को। सीरीज कॉम्बिनेशन में इंडक्टेंस बढ़ती है और पैरेलल में आप समझ गए होंगे कि क्या होता है। अगर हमने इसी इंडक्टेंस को पैरेलल में कंबाइन किया तो क्या होगा? तो इसकी इंडक्टेंस घट जाएगी। और इतना सारा जो हमने डिस्कशन किया सीरीज कॉम्बिनेशन में, इसमें कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग के बारे में हमने बताया ही नहीं आपको। कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग स्मॉल k इज इक्वल टू 0, याद रखिएगा। व्हेन द इंडक्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है, जब इंडक्टर्स को सीरीज में हम लोग रखते हैं तो इनमें कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग जो होता है वो कितना हम लोग मान लेते हैं? 0 मान लेते हैं, ठीक है। तो ही हम इस तरह का कॉम्बिनेशन को हम लोग समझ सकते हैं। कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग कितना है इसमें? 0 हम लोग मान के चलेंगे, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो चलिए, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग अगर 0 है इसका मतलब क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग का 0 का मतलब क्या हुआ? कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग का 0 का मतलब हुआ कि n इज इक्वल टू 0। इनके बीच में म्यूचुअल इंडक्शन है ही नहीं। क्या नहीं है इनके अंदर में? म्यूचुअल इंडक्शन है ही नहीं। हो सकता है काफी दूर में हो जाए, बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन इनके बीच में म्यूचुअल इंडक्शन है ही नहीं। ओके, तो चलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इंडक्टर्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके।